प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बड़ा ब्रेक थ्रू, इलेक्शन मामले पर हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात शुरू। रवायती हरीफ यूसुफ रजा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी आमने सामने। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। क्या हुकूमत ऑपोजिशन एक ही दिन इंतखाबात कराने पर राजी हो जाएंगे? मुज़ाकरात का हतमी नतीजा क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान का एतमाद हासिल करने में कामयाब, 180 अरकान ने हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का अदालती फैसला मानने से इनकार, नाअहली का सामना करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तहरीक मुस्तरद कर दी। क्या ऐवान अपनी बालादस्ती कायम कराने में कामयाब होगा? इसके अलावा बात करेंगे इंतखाबात केस अदालत मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकती, चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत वाज़े कर दिया। 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला बरकरार, कोई हिदायत जारी कर रहे हैं ना ही कोई टाइमलाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, केस की समाअत मुलतवी। ये अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब। उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। हामिद खान साहब, बहुत अहम दिन आज और अहम समाअत इलेक्शन के हवाले से पूरे मुल्क की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानिब हैं, उस पर अमल दरामद की जानिब हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत की जो रेजिस्टेंस है वो भी नज़र आ रही है। ये जो इस वक्त आज की समाअत में हुआ, एक तो ये बताएगा कि ये एक्सपेक्टेड था, दूसरा मुज़ाकरात की तरफ बात फिर चली गई है। अब इसको आप एक बड़े ब्रेक थ्रू की तरह ले रहे हैं क्योंकि आज पहला राउंड हो गया। हुकूमत आपको संजीदा नज़र आ रही है मुज़ाकरात के लिए? जी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चलिए एक इब्तिदा तो हुई है। अच्छा, और ये जो आज तमाम तर कार्रवाई हुई समाअत के हवाले से, ये एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इस तरह का के इंस्ट्रक्शंस आएंगे या इस तरह का फैसला आएगा जिसमें कोई वाज़े तौर पर इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को स्टांस लेगी? देखिए ना, ये मेरे ख्याल में तो कुछ ना कुछ ये मुस्बत इक़दाम हुए हैं जो कम से कम अपोजिशन ने आके ये कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम चेयरमैन सेनेट की सदारत में अपोजिशन के साथ बैठने को, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ हुई है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सर, हमेशा आप टाइम निकालते हैं। ये सर आपने देखा होगा कि जब से DGISI जो हैं वो जाकर मिले थे चीफ जस्टिस साहब से उनके चेंबर में, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं पॉजिटिव हमें इस तरह की नज़र आना शुरू हुई हैं। आप उसी की आके आज जो कुछ वहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं और अदालत ने भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, हमें लग रहा है आप उसी की कंटिन्यूएशन देख रहे हैं या कुछ और इंटरवेंशन आपको नज़र आ रही हैं, या चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये सोचा है कि मज़ीद इनको टाइम दिया जाए और कुछ सख्त आर्डर या उनको तौहीन अदालत में बुलाने से ज़रा ये गुरेज किया जाए? आप उस मीटिंग को इसके साथ कोई हम लिंक कर सकते हैं सर, जो DG साहब की हुई थी? देखिए खासा साहब, इस वक्त कुछ कहना कब्र अज़ वक्त होगा कि, लेकिन जो अभी तक डेवलपमेंट है वो तो मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ बर्फ पिघल रही है और जिस तरह से एक दूरी थी वो किसी हद तक दूर हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए, मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि में कोई ना कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग हो ताकि मामला सियासी तौर पर हल हो सके और आइन जो है उस पर भी अमलदारी हो। तो इसलिए अभी हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात ये, क्या आपने पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया उन मुलाकातों के बाद बेहतर हुआ कि नहीं या मुख्तलिफ हुआ, ये ज्यादा उसमें गुंजाइश पैदा हुई? जी सर। तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता है इस स्टेज पर, बिट अर्ली टू से। सर उनकी मीटिंग्स को आप कैसे देखते हैं? DGISI का अनप्रेसिडेंटेड हमने कभी नहीं सुना था कि वो जाके चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में DGMO के साथ मिले हैं और ब्रीफ किया गया वहाँ पे उनको, जो बाद में चीफ जस्टिस ने भी कहा अपनी उसमें कोर्ट की हेयरिंग में कि बेहतर होता वो यहाँ पे आके अदालत में बताते। तो आप एक बहुत बड़े लीडर हैं सर इन वकला के, आपका अपना बड़ा स्टेचर है। हाउ डू यू व्यू दैट कि DGI का जाना और उनसे इन मामला पे इश्यूज पे उनको ब्रीफ करना? सर आपकी क्या राय है इसमें कि ठीक हुआ, ऐसे होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि इससे कुछ अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हुई है? सर
मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं थे या लोगों के लिए अच्छा मैसेज नहीं था कि ये जाके चीफ जस्टिस को मिले और अपने खुफिया ब्रीफिंग दें। लेकिन एक हकीकत आश्कारा हुई है जो कि सारे पाकिस्तान 75 साल से जो ये कुव्वतें हैं हमेशा अदलिया पर हावी होने की कोशिश करती रही हैं और हावी होती रही हैं। लिहाजा इस चीज का जो मुजाहरा हुआ है पब्लिकली वो एक तरह से तो अच्छा है कि इस लोगों के नॉलेज में ये बात खुल के आई है कि आप ये कुछ हमारी तारीख का हिस्सा है और ये रोल जो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट प्ले करती रही है। इस हद तक तो अच्छी बात है, लेकिन ये अदलिया के लिए अच्छा नहीं है कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से इसको मैं खुशाइन नहीं समझता कि इस हद तक जो बीच में उनके साथ जो मुदाखलत है या वो मुनासिब नहीं थी। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये ब्रीफिंग देने का कोई ऐसी वजह नहीं थी। ये बातें तो ओपन कोर्ट में की जा सकती। ये बात तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है कि आप आके यहाँ पर दे देते, लेकिन हैविंग सेड दैट उन्होंने फिर भी ब्रीफिंग ली इन सीक्रेसी। तो ये कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में रही हैं जो आज भी बहुत जिनका वजन है। वो बहरहाल अच्छी बात तो नहीं सर, है। आप समझते नहीं है, आप समझते हैं चीफ जस्टिस साहब ने जो बाद में कहा कि अदालत में आके वो कह देते, तो जब उनसे रिक्वेस्ट की गई होगी मीटिंग्स की, डेफिनेटली उन्होंने कंसेंट दी है, तो उसके बाद टॉप हमारे जर्नल जो हैं उनको विजिट करने गए ब्रीफिंग, तो ये तो चीफ जस्टिस साहब पे थोड़ा सा बर्डन नहीं आता कि उन्हें उस वक्त जब इनविटेशन आई थी या उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी मीटिंग की, तो वो कह सकते थे कि आप कल कोर्ट में आ जाएं और वहाँ पे जो भी डिलिब्रेशन है की जा सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब भी तो उस पर ईगर हुए ना, तो उन्होंने भी रजामंदगी का इजहार किया, तो वो सर वो जनरल जो हैं उन्होंने विजिट किया सर उनको। जाहिर है ये तो उसके बगैर तो नहीं हो सकता। और ये बात मंजरे आम पे आने मैं समझता हूँ अच्छी है कि कम से कम इससे दोनों तरफ रेस्ट्रेंट को पैदा होता है। लेकिन ये बात इस तरह से होनी नहीं चाहिए कि जो भी बात होनी चाहिए ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, कौम के सामने, सबके सामने होनी चाहिए और इससे एहतियात बरतनी चाहिए आइंदा। तो उससे अदलिया की अपनी आज़ादी पर बहुत हर्फ आता है। अच्छा सर, वो हम ये सहाफ़ियों और ये सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि ये कभी रिटायर नहीं होते। अभी हमने देखा है कि उनकी ऑडियो आई है सर, आपने भी सुनी होगी, ऑडियो लीक्स हुई हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनसे ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब से बातचीत हो रही, जिसमें वो उनको आइडियाज़ दे रहे हैं कि 2012 की जजमेंट फ़लाँ पेज फ़लाँ सफ़ा वो पढ़ें और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आप लोग जो प्रोसीड करें। तो डू यू थिंक कि उनका इस वक्त एडवाइस करना ये क्लाइंट और उनका आपस में कोई प्राइवेट इशू था, या आपका ख्याल है कि इस मौके पे चीफ जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको इस तरह की एक्टिविटी में नहीं आना चाहिए था? आप इसको कैसे व्यू करते हैं सर? देखिए, अव्वल तो ये जो आजकल ऑडियो लीक्स का किस्सा चल रहा है ये कोई अच्छा नहीं है सर। ये एक अजीब किस्म की माहौल पैदा करती है इसमें, और इससे बहुत सारे लोगों के लिए दुश्वारी पैदा की जा रही है कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो है वो भी टेप हो रही हैं, वो भी मंजरे आम पे आ रही हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ मैं कुछ कह नहीं सकता कि जो उनकी आपस में बातचीत हुई है, लेकिन बाहर तो ये बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर अब चीफ जस्टिस ठीक है, अब वो चेंबर प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, यानी वो अदालत में नहीं पेश हो सकते चीफ जस्टिस साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब, लेकिन वो चेंबर प्रैक्टिस करने की तो इजाजत है। हर एक के साथ चेंबर में कंसल्टेशन तो हो सकती है। तो लिहाजा अगर कोई उनसे बतौर उनकी एडवाइस के लिए उनसे कंसल्ट करता है तो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो तो प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन भी जाती है। क्लाइंट काउंसिल के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो तो प्रिविलेज होता है, वो उस तरह मजे आम पे लाना मुनासिब भी नहीं है। राइट सर। आज सर हम एक और देख रहे हैं कि लाहौर में ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मरकज़ रहा है लॉ का, पॉलिटिक्स का, ये गवर्नेंस का, कि 3 इस वक्त बड़े वकील जो हैं सर अपनी पब्लिक उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है। एतजाज़ अहसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, एक ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब हैं। आप भी एक बहुत बड़ा नाम है सर, आपकी भी अपनी एक स्टेचर है, लेकिन हमने ये देखा है कि आप उस ग्रुप में
शामिल नहीं हुए, आपने अपनी इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट राय अप्रोच एक रखी है, तो इसकी क्या रीज़न है सर? हालांकि पुराने कामरेड हैं सर, आपके दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, पिछली भी जो मूवमेंट से जजेस की चली थी उस वक्त आप साथ ही थे। आपकी दफ़ा हमने देखा आपने उनसे डिस्टेंस रखा है, अपनी एक राय अलहदा रखी है, उस तरह एग्रेसिवली आपने उनको ज्वाइन नहीं किया, और आपकी बड़ी एक अपनी ओपिनियन है जो मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट है सर। हालांकि आप तहरीक इंसाफ के भी लीडर हैं सर। जी सर। देखिए, बात यह है कि हमारा हमेशा से स्टैंड ये रहा है कि जहां तक वकला की सियासत है उसको हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की सियासत का मिक्सअप नहीं करना चाहते, क्योंकि वकला की सियासत आज़ाद सियासत होनी चाहिए, वकला का व्यू भी आज़ाद होना चाहिए। और ये हमारा ये एक स्टैंड रहा है कि जो है वकला की तंजीमें जो हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप है जो जिसकी तंजीमों में जिनके ऑफिस बेयर्स इलेक्ट होते हैं, उनका भी यही डिमांड है और जनरली भी यही लोग पसंद करते हैं, और वकला भी यही पसंद करते हैं कि वकला तंजीमें जो है किसी सियासी जमात की सानवी तंजीमें ना बने और इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि इन्होंने हर साल इलेक्शन लड़ना होता और लोगों की ओपिनियन के मुताबिक चलना होता। तो लिहाजा ये तो अपने तौर पर जो कर रहे हैं ठीक है, उनका पूरा राइट है, बेशक उनकी पार्टी उनके साथ है या नहीं है, बिल्कुल सीनियर वकला है तीनों, और तीनों अपने सोच के मुताबिक अपना ओपिनियन देते हैं, उनकी हद तक तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब ये है कि हम जिनका ताल्लुक एक खास सोच से है, जो वकला तंजीमों से रिलेटेड लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा या मुखालिफ नजर आए। तो उस हवाले से हम समझते हैं, और यही हमारा स्टैंड रहा है कि नहीं, हमारा पॉलिटिकल पार्टी का जो ताल्लुक है वो बाहर से बाहर निकल के है, बाहर के अंदर हम सब वकला हैं और हम वकला की सोच को ही प्रमोट करेंगे। सर, एक समझा जाता है कि एतजाज़ अहसन साहब हूँ, लतीफ़ खोसा साहब हूँ, अब पंजाब में पीपल्स पार्टी तकरीबन वाइप आउट हो चुकी है, वहाँ पे अब उनके पास पंजाब असम्बली के वोट नहीं है, सेनेटर वो नहीं बन सकते, हुकूमत आने के कोई चांसेस नहीं है, लिहाजा बड़ा वाइजली और समझदारी से वो इमरान खान साहब की पार्टी या सोच या अप्रोच के करीब हो रहे हैं, और लिहाजा उन्होंने एक अपनी पार्टीज़ के खिलाफ स्टांस लिया हुआ और इमरान खान साहब के स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल रीजन के लिए। जैसे मैंने कहा कि अब उनको लगता है कि हमारा शायद पीपल्स पार्टी में फ्यूचर कोई नहीं है, अगर हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है तो इमरान खान साहब के साथ हो सकता है। आपको भी लगता है कि इसी तरह की चीज़ है जिसने उनको मजबूर किया हुआ है कि वो इमरान खान साहब के साथ यहाँ पर अपनी सपोर्ट रखें, या जो बात आपने की है कि वाकई इंडिपेंडेंट और जुडिशरी के हवाले से वो इस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? सर, मैं समझता हूं कि ये बड़े सीनियर हजरात हैं, इन सब ने सब कुछ देखा हुआ जिंदगी में, कोई गवर्नर रहा है, कोई वफाकी वजीर रहा है, और भी बहुत सारे उन्होंने ओहदे इंजॉय कर ली। मेरा ख्याल में उनकी उम्रों के हिसाब से, तजुर्बे के लिहाज से, वो कोई अपने जाती मफाद या जाती सियासी मुस्तकबिल के हवाले से नहीं कर रहे, बल्कि जो अपनी सोच तो वो जो है उसकी बुनियाद पर वो उनसे एग्री कर रहे हैं जिनके साथ उनकी सोच मिलती है, ना कि अपनी सियासी जमात। ये कई दफा होता और होना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी सियासी जमात जो है वो गलत सोच की हामिल हो गई है या वो आइन के खिलाफ जा रही है, तो इसलिए सीनियर मेंबरान को चाहिए कि खुल के उसकी मुखालफत करें। जब मेरी पार्टी की हुकूमत थी तो और जब रेफरेंस भेजा गया काजी फाइज साहब के खिलाफ, तो मैंने खुल के उसकी मुखालफत की कि ये बिल्कुल गलत कदम उठाया है, इससे अदलिया में डिवीजन पैदा होगी और इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे जो कि आज हमारे सामने आ रहे हैं। तो उस वक्त ठीक है, नाराज भी हुए हैं हमारे साथ, लेकिन बात यह है कि ये वकील का फर्ज है कि दूसरे बतौर वकील के बगैर, बतौर कानून को समझने के, आइन को समझने के, उसको अपनी पार्टी को सही राय देनी चाहिए, और अगर पार्टी नाराज होती है तो वो उनका मसला है, अदरवाइज इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए पार्टी को। हाँ, ये एक अच्छा आइन के मुताबिक कानून को मैं मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, लास्टली सर, कि अगर ये नहीं मुज़ाकरात से कोई डेट नहीं निकलती, कोई इनके एग्रीमेंट नहीं होता, आर्डर बाकी है 4 अप्रैल वाला कि जनाब 14 मई को आपने कराने हैं, और कोई उन्होंने डेडलाइन भी नहीं रखी, आपने 2 दिनों में मुज़ाकरात करने, हफ्ते में करने, कब करने हैं, तो अगर ये नहीं हो सकती, इनके आपस में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ऊपर से ये कोई 5-6 दिन मज़ीद खर्च कर लेते हैं, तो 14 ये जो
आपका मे वाला ऑर्डर है उस पर लग रहा है आपको इम्प्लीमेंटेशन होगा, और अगर नहीं होता तो फिर वही उस पर प्रोसीडिंग पे चले जाएंगे, तौहीन अदालत पे चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे सर? क्या इसका आप देखते हैं? जी देखिए ना, फिर तो कुछ भी हो सकता है। उसकी सारी हम उसकी अब प्रेडिक्टेबिलिटी या हम वो अभी से कह नहीं सकते, लेकिन वो चीज ना मुल्की मफाद में होगी, ना पाकिस्तान के आईनी पस मंजर को सामने रखते हुए आईनी डिस्पेंसेशन के मुताबिक होगी। और सियासी जमातें जो डेडलॉक पैदा करेंगी और आइन की और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगी, वो किसी तौर पर भी मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रही होंगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आपस में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये किसी अच्छे नहज पर जाएं और मुल्की मफाद में एक अच्छा आपस में तस्वीर हो जाए, जिससे कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त बुरानी कैफियत है वो दूर हो। और मेरा ख्याल है हर अच्छे पाकिस्तानी को, हर ऐसी सियासी जमात, उनके अरकान को इस अंदाज से, इस मुस्तक़बिल अंदाज से सोचना चाहिए कि हमने आइन की अमलदारी और अपना मफाद नहीं देखना बल्कि मुल्की मफाद देखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सीनियर सियासतदान भी एजाजुल हक साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे और आज की समात के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के अंदर क्या सोच इस वक्त जो पेनिट्रेट कर रही है मुज़ाकरात के हवाले से, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाजुल हक साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाजुल हक साहब, आज बड़ी अहम समात थी और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ। सिंस यूर अ पार्ट ऑफ पीटीआई नाउ, तो आप ऑफिशियली ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मुज़ाकरात में? किस डेट पर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, किस महीने पर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है इलेक्शन के हवाले से? देखिए, अगर तो एक तो ख्वाहिशात के मुताबिक आप देखते हैं ना, और एक आप देखते हैं प्रैक्टिकली, यानी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इस वक्त जो तारीख के हिसाब से जो हालात बने हुए हैं वो ये कि 14 मई को तो इंतखाबात, अगर आप कह भी दें, पैसे भी दे दें तो नहीं हो सकते, क्योंकि बैलेट पेपर छापने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 15-16 दिन तो उसके लिए चाहिए, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कम एक माह तो कम से कम होना चाहिए हेड स्टार्ट अगर आपने किसी तारीख को करवाने हैं इलेक्शन को। दूसरा, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो एक सूबे के इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल में पहले करवा दे और फिर बाकी जनरल इलेक्शन जो है वो बाद में हो, क्योंकि उसके बाद फिर ये हुकूमत या जो भी पार्टी जीतेगी उसकी हुकूमत होगी, निगरान हुकूमत नहीं बनेगी और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे जो लग रहा है ये है कि एक तारीख पे तो एग्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन तारीख वही होगी अक्टूबर के गिरफ्त और नवाह में कहीं। बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता कि ये मान जाएंगे इलेक्शंस करवाने के लिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी खड़े होकर कहा असेंबली के फ्लोर पर कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। चले जो भी डेट हो, अगर आप देखें तो 3 माह के बाद, तो अगर अभी देख लें आप, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई में, तो वैसे भी अगस्त में टेन्योर इनका पूरा हो रहा है। अगर नवंबर में इलेक्शन करवाने हैं तो अगर जुलाई में ये इंटरम ले आएंगे तो अक्टूबर या उससे थोड़ा पहले हो जाएंगे इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली अब जो नजर आ रहा है पीटीआई की ख्वाहिशात और इनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए नहीं मैं कह रहा, मैं एक जो फोर्स सी कर रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि बजट के बाद मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसको घर चले जाना चाहिए, इंटरम गवर्नमेंट आ जानी चाहिए जून के बाद, जुलाई में किसी वक्त जुलाई के शुरू में ही, और फिर जो है उसके 3 माह के बाद अंदर अंदर इलेक्शन करवा देने चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन हो एक बेहतरीन तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क जो है इन तमाम मुश्किलात से निकल आएगा और जितनी जल्दी इस तारीख की तय कर लेंगे और आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, मैं समझता हूँ कि उसका असर हमारी मईशत पे भी पड़ेगा, हमारी साख पे भी पड़ेगा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी पड़ेगा, IMF से मुज़ाकरात पर भी पड़ेगा और बाकी जो मामलात हैं तय करने वाले वो भी मेरा ख्याल है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू प्लेस।
जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया सर। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप आते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ सर, ये अनएक्सपेक्टेड सा था, क्योंकि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब के चार्जशीट या उनको आज नोटिस किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को किया। इमरान खान साहब भी कह रहे थे, पीटीआई वाले बड़े पुरजोश थे। आज हमने एंटी क्लाइमेक्स देखा है सर। ये हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि हुकूमत तैयार हो जाएगी। चले पीटीआई तो तैयार ही थी कि हम बातचीत करने के लिए। आपने भी बल्कि पिछली दफ़ा मुझे याद है जब आप हमारे साथ आए थे लास्ट टाइम, आप पहले बंदे थे जिन्होंने कहा था जनाब कि ये हुकूमत और इनको इमरान खान साहब को बैठ के 1 महीना वो पीछे आ जाएं, ये ज़रा आगे चले जाएं। ये आपकी एडवाइस थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है सर। और वही कुछ हो रहा है इस वक्त, ये फार्मूला जो आपने दिया था। अब पूछना ये है, ये जो इनकी हुकूमत की बहुत सारी सख्त पोजीशन थी, आपने कौमी असम्बली में तकरीरें की, प्राइम मिनिस्टर ने की, बिलावल ने की, मौलाना ने की, उन्होंने की हम तो इमरान खान साहब का नाम नहीं सुनना चाहते, बात ही नहीं करेंगे, हम तो इस पे आते नहीं इलेक्शन पे। अचानक क्या हुआ है कि हुकूमत राजी हो गई है, पहला राउंड भी हो गया। आपको लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया है, स्पेशली जब से DGISI की मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ, चीफ जस्टिस के साथ, कुछ वहाँ से कोई हरकत हुई है? कोई आपके पास अंदर की खबरें होती हैं सर कि फ़ौज की कोई एडवाइस के बाद ही ये हुकूमत ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है सर? देखिए बात ये है क्लासेस साहब, मेरी तो आपने जब बात की तो आप बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गए। जो असल बात होती है आप अपने सवाल में क्या देते हैं वो सर, फिर अगला कहे ना कहे, मतलब समझ आ जाती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब मैं उसके उस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या वजूहत थी क्या नहीं थी सर। वो ये वन लाइनर उनका जो था ना स्टेटमेंट कि हम पॉलिटिकल है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है हम यकसा उनके साथ है और अवाम के जो है नुमाइंदे हम उनका एहतराम करते हैं, ये एक मैसेज था मेरा ख्याल में। दूसरी बात यह है कि जो मुलाकात हुई, वहाँ जाकर मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस भी कोई इतने जज्बाती नहीं है, एक बहुत लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस है, एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, एक बड़े पढ़े लिखे शख्सियात हैं। वो जजों को वैसे भी जज्बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप हमारे ये है कि जो 2 हिस्से बन गए सुप्रीम कोर्ट के, वो सब जज्बातियात के अंदर आए हुए हैं। तो मैं यही कहने लगा था कि जहाँ से बातचीत होनी है, जब उन्होंने फैसला कर लेना कि हाँ भी अब वक्त आ गया है कि हम ज्यादा इस तरह घसीट नहीं सकते मामलात को, इसको हम कहीं ना कहीं लगाएं इस मामले को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि अब बातचीत भी शुरू हो गई है। कल दूसरा राउंड भी हो जाएगा मुज़ाकरात का। चीफ जस्टिस साहब भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब मतलब इतना वो नहीं, इस एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे कि वहां जाकर झगड़ा ही हो जाए किस्म का। देखिए ये बहुत ही बड़ा, मैंने ये 2 दिन पहले कहा था क्लासर साहब के सर, ऐसा वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वक्त नहीं आया होगा। अगर 2 अदारों के दरमियान हेड ऑन कोलिजन हो गया तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी खराबियां फिर पैदा हो जाएंगी, और कोई ऐसा वक्त आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट, जो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दे और हुकूमत के हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में बुलाए और हुकूमत के जी, पार्लियामेंट के जी हम कंटेम्प्ट नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है कि पूरा सिस्टम जो है ना वो धराम से गिर जाना था। तो थोड़ी थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल की है तीनों स्टेक होल्डर्स में, मैं समझता हूँ, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, और मैं अंदर की मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट है और जो मैंने सुना है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अपना दिखाया कि भाई चलें देखते हैं अगर ये बैठते हैं आपस में कि नहीं बैठते हैं, और आज वो पहला राउंड मुज़ाकरात का हो गया। देखिए ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और हुकूमत को भी अब ये पता है कि अगर हम चाहें भी कि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दें तो हम नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर कोई इमरजेंसी लगाते हैं तो उसकी अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट ने देनी है, और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा पूरा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो सकेगा, तो प्रेसिडेंट यही बैठे रहेंगे। तो चाहे उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है सदर मुमलिकत के पास, लेकिन चंद एक ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हुकूमत को दरकार है, जैसे कि इमरजेंसी लगाने के लिए सदर मुमलिकत की इजाजत, क्योंकि गवर्नर रूल भी लगाए तो भी सदर की इजाजत की जरूरत होती है। तो इसलिए और हुकूमत को भी पता है कि हम अगर हमारी ख्वाहिश हो कि हम 2 साल और बैठ रहे तो हम नहीं बैठ सकते, तो बजाय इसके कि कोई तीसरे टेक्नोक्रेट्स आ जाए या कोई और आ जाए या किसी और तरीके से हम अच्छा सर, नेजाज भाई आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसी कंडीशन में हो रहे हैं? हम आपसे ज़रूरी सवाल पूछते क्योंकि देयर इज ए बैकग्राउंड, आप भी जवाब देते देते तंग आ चुके होंगे। जो 77 में हमने देखा इसी तरह के मुज़ाकरात अपोजिशन और हुकूमत में हो रहे थे,
और फिर जब ये मुज़ाकरात तकरीबन वो कहते हैं कि कामयाब हो गए तो फिर और लाइन कट गई। तो आपको लगता है कि आपकी दफ़ा का जो आपकी बातों से मुझे फील हो रहा है कि अगर इन्होंने ना किया कुछ और इदारे एक दूसरे के फिर बहम गराबान इन्होंने पकड़ ली और इनसे मसले का हल ना निकला, तो उसी तरह 77 वाली कोई सिचुएशन आपको लगती है जो आपने भी बात की कि फिर मुश्किलात होंगी, मसले पैदा होंगे? सर देखिए जी, मसले तो पैदा होने के लिए तो आपको हालात तो बिल्कुल साजगार बनाए हुए थे इन्होंने, कि अल्लाह ना करे कि उस किस्म के मसले पैदा हो जाएं। लेकिन देखिए 77 में जिस तरह से अवाम सड़कों पे निकले हुए थे और 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन पहली दफा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आपने ये देखा होगा कि 77 में जब ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो आर्मी चीफ को भी साथ बिठाया गया था हुकूमत ने, और फौज ने एक बयान भी दिया था कि हम हुकूमत के साथ हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आ गया कि वो 3 ब्रिगेडियर्स ने रिजाइन कर दिया और उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दी, तो फिर मजबूरन इंस्टीट्यूशन को जो है वो टेक ओवर करना पड़ गया। इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि मौजूदा इंटरनेशनल हालात जो हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और मईशत के जो हालात हैं, उसमें उनका एक एक्टिव रोल इन द सेंस कि टेकिंग ओवर एंड देन रनिंग द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने मौजूदा हुकूमत को, मैं ये नहीं कहता कि चलाने की कोशिश की है, लेकिन सपोर्ट पूरी दी है, लेकिन जो डिलीवर नहीं कर सकी है, सही बात जो है। अच्छा सर, हमने पहली दफा हुआ है, देखिए मैं एक दफा फिर ये रिपीट करूंगा ये कि मेरी ये बात सुन लिया सर कि ये पहली दफा हुआ है। आप 1977 से उठाकर देख लें कि जब भी ऐसी मामला आया कि हुकूमत थोड़ी सी अनपॉपुलर हुई तो कहीं ना कहीं बीच में मुदाखलत हो गई, या तो यानी 99 में मुदाखलत होगी, एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी, 2/3 मेजोरिटी थी, लेकिन मुदाखलत होगी। और 90s के दरमियान में आपने देखा कि हर 2-2.5 साल के बाद जब देखा कि एक हुकूमत के साथ कोई गड़बड़ हुई है तो फौरन इलेक्शन हो गए और लोगों ने उनको डाइजेस्ट कर लिया। ये पहली मर्तबा हुआ था कि इतनी देर एक तो रजीम चेंज हुआ, जिस तरीके से हुआ वो एक नैरेटिव बन गया उसके खिलाफ, और के रजीम चेंज के पीछे कौन था। दूसरा ये था कि एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करनी पड़ रही थी, जिसमें बैकलैश आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने भी ये सोचा होगा कि बेहतर ये है कि अब क्योंकि टेनोर भी पूरा हो रहा है तो बेहतर है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, अल्लाह करे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा सर, आपने इलेक्शन की बात की, इमरान खान साहब का मैं इंटरव्यूज पढ़ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने कहा है कि जनाब कि वो पावर में, इक़्तिदार में आके जो फौज में करप्शन होती है, फौजी अफसरान करप्शन करते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। आप समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा? आपकी हुकूमत आती है, इमरान खान साहब की आती है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो आएंगे और फौज के अंदर जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे। मेरी बात ये देखें, फौज के अंदर एक अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। कई लोग इल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो किसी ने उनके कान में कोई बात शायद डाल दी हो तो उन्होंने कह दिया होगा। मैं आपको नहीं, आप ये कह रहे हैं सारी ना, एक मिनट सॉरी ब्रदर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा मुल्क का यहाँ पे 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है, इमरान खान साहब, उनको ये नहीं पता कि फौज के अंदर एक अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है जो जारी रहता है, जिसकी खबरें बाहर शायद ना आती होंगी, तो उनको इमरान खान साहब के नाले में ये बात नहीं होगी? 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर वो। हो सकता है कि 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हों, तो फौज के साथ इतना उनका इंटरेक्शन नहीं रहा, मतलब माजी के अंदर। नहीं सर, वो तो हर बात पे कहते हैं, नहीं सर इजाज भी वो तो हर बात पे कहते हैं कि ये भी मुझे जनरल बाजवा ने कहा था, ये भी जनरल बाजवा ने कहा था, ये भी जनरल बाजवा ने कहा था। जनरल बाजवा साहब ने उनको ये नहीं कहा था कि हमारे अंदर फौज की अकाउंटेबिलिटी और कैसे हम उनका हिसाब करते हैं? सर ये बात नहीं बताई थी इमरान खान साहब को? ऐसा कोई मौका आया ही नहीं था कि खान साहब सोचते कि वहाँ पे कोई ऐसा मामला है करप्शन का कि मैं उनसे पूछ लूं या बात करूं। मतलब सेम पेज चल रहा था, तो आप इजाज भी कह रहे हैं सेम पेज था, लिहाजा जरूरत महसूस नहीं हुई। सेम पेज में जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि वो खान साहब बोले जितना भी, जी सर, बातें जितनी मर्जी करें, उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी से कोई रिवेंज लेना है या बदला लेना है या कोई इस किस्म की बात होनी है। ये सारी ऐसी, मतलब वो कह जाते हैं ऐसी बातें कई मरतबा जो उनको नहीं कहनी चाहिए, और वो मतलब जज्बात में आके कह जाते हैं, लेकिन डीप डाउन एट हार्ट ही
means good for Pakistan. मुझे ना बहुत फिल्म याद आ गई softly cover सर, कर। लास्टली फिल्म मुझे याद आ गई, उसकी वेलकम आ गई नाना पाटेकर की, अनिल कपूर की और अक्षय कुमार, उदय भाई वाली। उसने उदय भाई दिल के बड़े अच्छे हैं, वैसे बड़ी फैंटी लगाते हैं, टांग तोड़ दी, लेकिन मुझे लेकर गए, ये हॉस्पिटल लेके गए, इलाज भी करवाया और मुझे उन्होंने वो भी लेकर दी, स्टिक भी लेकर दी। मतलब उदय भाई की तरह दिल के बड़े अच्छे हैं खान साहब, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये परसेप्शन बनाया हुआ है ना सर कि या इसका वजूद रहेगा या हमारा रहेगा, या इसकी सियासत रहेगी या हमारी सियासत रहेगी, वो ये पावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आ गया तो इसने हमारी ऐसी तैसी फेर देनी है। ये तो नहीं, खुद इजाजुल कहते हक हैं। साहब, ये इमरान खान साहब खुद कहते हैं ना खुद कि कहते हैं ये ना सर, इसलिए वो ये बहुत ज्यादा ये सोच जो है वो पेनिट्रेट हो रही है ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि भाई इतने धक्के खाने के बाद थोड़ी मेच्योरिटी जो है ना वो आ जानी चाहिए। एक और भी होता है इस उम्र में, एक और भी कहते होते हैं सर मुहावरे, इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे। 70 साल में बंदा जाके क्या सीखता है सर? यही तो अल्लाह अल्लाह करने का वक्त होता है जो 70 साल के बाद आता है। चलें सर, थैंक ठीक यू है। वेरी मच भाईजान, बहुत शुक्रिया। बहुत thank you। शुक्रिया इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे पास ब्रेक का टाइम है जी जी। अब हम ब्रेक क्लोजिंग ही करेंगे क्लास चलें, साहब, ठीक। हम इजाजुल हक साहब को। अच्छा क्लास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इजाजुल हक साहब ने आखिर में, और जिस तरह आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये रवैया तो इमरान खान साहब ने खुद इख्तियार किया है ना, कि वो आप कहते भी हैं हाईवे और माईवे, तो ये हाईवे और माईवे को अब मिडवे किस तरह से निकालेंगे, जबकि अभी भी वो यही स्टेटमेंट इस किस्म के दे रहे हैं? उनकी डेली की बुनियादों पे अभी, और मैं समझती इजाजुल हक साहब ने उनके सही माइंड को समझा है। वो जो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें वो कह देते हैं जो उन्हें शायद नहीं करनी It doesn't चाहिए। mean them. अब इस अकाउंटेबिलिटी वाला जो फौज वाली बात ठीक की है, है, ठीक आइडियली है। तो ठीक है, सियासतदानों का होता है तो सबका होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर इनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर जब फौज ये सुनती है कि जनाब खान साहब आएंगे और हमें आके उन्होंने हमारी अकाउंटेबिलिटी तो करनी है, सिचुएशन टफ हो तो जाती साहब है। जरा साहब फिर सोचते हैं कि जनाब के खान साहब इस तरह के बयान दे के पार्टी के लिए और मुश्किलात पैदा यही कर रहे वजह हैं। है मेरे ख्याल से कि हालात जो है वो नॉर्मलाइज होने की तरफ नहीं आ रहे। क्लास साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।